हमारी जैसे वासन अंकल बार बार हर संदेश में कहते हैं, हु पीपल हु आर फॉर्चुनेट टू मीट गुरुजी फिजिकली इन हिज प्रेजेंट अवतार। वो शब्द बड़े स्ट्राइकिंग है, बहुत ऑल एनकम्पासिंग है और बहुत ही मतलब एक सही उसको परिवेश देते हैं कि जाने गुरुजी हमें कितने जन्मों से जानते हैं या हम उनके चरणों में कितने जन्मों से पड़े हुए हैं। पर ये एक जो है, गुरुजी कहते थे नथिंग हैपेंस बाय चांस, सो एज पर हिज डिजाइन, उनकी प्लानिंग के हिसाब से इस जन्म में भी हमें उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। और मैं नहीं कहूँगा कि एकदम निस्वार्थ भाव से या क्या कहते हैं किसी और बहुत उससे हम गुरुजी के पास पहली दफे गए तो इट वाज आउट ऑफ आवर ओन रिक्वायरमेंट। हम दोनों का विवाह हुए 6-7 साल हो चुके थे और हमारी संतान नहीं थी। तो हमारे एक मामा जी जुड़े हुए थे गुरुजी के साथ पहले से ही, उनकी संगत में शामिल थे और उनके साथ भी बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं की गुरुजी ने। और उन्होंने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि भाई आप गुरुजी के पास चलिए, गुरुजी के पास चलिए, उनके दरबार में सब कुछ संभव है। लेकिन जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं हुई, ये बातें शुरू हुई कहीं सन 94-95 में और हम नहीं जा पाए। फिर सन 98 में ये संयोग हुआ या गुरुजी की इच्छा हुई, जैसे भी कहें उसे। तो सन 98 में हम पहली बार जब हमें लौट के आए थे, कश्मीर में पोस्टिंग थी मेरी, तो वापसी आते समय मेरी पत्नी ने मुझे ज्वाइन किया और हम लोग इकट्ठे वापस आए। और जैसे कहते हैं कि एक एक सीढ़ी इंसान चढ़ता है, तो आज तो यकीन है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी का दरबार सबसे ऊंचा दरबार है। तो वहां आने से पहले माता रानी के दरबार में माथा टेका, तो शायद वो एक स्टेपिंग स्टोन था गुरुजी के बुलाने का। तो आए तो मामा जी ने एक दिन अचानक आके कहा कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं, एम्पायर एस्टेट में हैं, तो आप लोग चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। तो हम लोग इकट्ठे चले गए और गए तो वहां पे कुछ देर हो चुकी थी, लोग लंगर कर चुके थे। तो जाते ही गुरुजी का आदेश हुआ कि पहले लंगर करो फिर बात करते हैं। तो हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद में एक इनविटेशन मिला, गुरुजी ने खुद न्योता दिया कि 7 जुलाई को रैंच में मेरे बर्थडे का फंक्शन है, तो आप लोग आइएगा वहां पे। तो इत्तेफाकन ऐसे हुआ कि जहां से मैं रिलीव होके आया था वहां कुछ समस्या हो गई और वो समस्या के चलते मुझे वापस वहां भेज दिया गया कि जाइए, जाके सब कुछ पहले जैसे ठीक ठाक कीजिए और उसके बाद आप की दिल्ली वापसी होगी। मैं चला गया, परिवार के सदस्य, मेरी पत्नी, माता पिता, ये लोग गए और गुरुजी के जन्मदिन के फंक्शन में शामिल हुए। रैंच फार्म हाउस है वहां पे था और उसके बाद मैं लौट के आया। वहां पे भी जो काम करूं, कोई काम जिसमें चांसेस सफलता के कम भी हों वो भी कामयाब हो जाए, कहीं रिस्क लूं वो भी कामयाब हो जाए। तो एक बार दर्शन करने से मेरे मन में बार बार है कि एक बार दर्शन करने से इतना प्रताप है, तो पता नहीं आगे आगे क्या क्या जो है हमारे भाग्य में लिखा है या गुरुजी कितनी कृपा करने वाले हैं। और वो सत्य भी होता रहा, एक के बाद एक चीजें चलती रही। लौटने के बाद फिर जाते रहे। अब लोग बताते थे संगत के कि भाई आप खुद से नहीं जाएंगे गुरुजी के पास, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप जाएंगे गुरुजी के पास, और अन्यथा आप खुद जाके कोई बात नहीं करेंगे। तो एक दो बारी ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि बुला रहे हैं
और मैंने उठ के खड़े होने की कोशिश की तो हाथ के इशारे से बैठा दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं बुला रहे, किसी और को बुला रहे। और मेरी पत्नी के साथ तो एक बहुत ही रोचक हादसा हुआ इसी प्रकार का कि किसी संगत के, बहुत पुरानी संगत के एक अंकल ने कहा कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूं। तो फिर क्या हुआ, मैम आप बताइए। हाँ, जय गुरु जी। अंकल की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मैं रिकॉल कर रही हूँ उस मोमेंट को, तो ऐसा हमें जब जाते हुए करीब 1 साल के आसपास ज़्यादा ही हो चुका था और अंकल लगातार मेरे से पूछते थे कि एनी न्यूज़, एनी गुड न्यूज़? तो और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि नहीं, अभी तक अंकल कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तो वो मुझे जब काफ़ी बार वो पूछते रहे, एक दिन उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि ऐसा है कि पता नहीं गुरुजी तेरा इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं, चल आजा मैं तेरे को लेके चलता हूँ। और वो मुझे लेके गए और सपोज़िडली हमें ऐसा लगता था जैसे वो गुरुजी के काफ़ी फ़ेवरेट भी थे, तो हमने कहा आज तो हमारा काम बना। तो वो मुझे लेके गए और उन्होंने गुरुजी के सामने जाके हम दोनों खड़े हुए और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी एदा कल्याण क्यों नहीं करते तुसी? तो गुरुजी ने उनको तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा दौड़ जा इत्थों, बड़ी आई है अप्रोच लाण वाली। तो संगत जी मेरा यहाँ पर जो आज जो समय के साथ हमें जो बात समझ में आई, क्योंकि तब तो मैं वहां से वाकई दौड़ के बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद अंकल बाहर आए और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि इसका मतलब है अभी वक्त नहीं आया है। तो एक वक्त निर्धारित गुरुजी ने किया हुआ है हर एक के जीवन में, क्या बदलाव आना है, कैसे उसको उसका कल्याण करना है, कौन सा वो वक्त है। तो हमारी भी एक तरह से अ, जो हम कहें कि जब तक हमारे अंदर से वो सरेंडर की भावना बाहर नहीं आती है, पूरी तरह से हम सरेंडर नहीं करते, हमारा फेथ जो है बिल्कुल अ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रोज सोचें कि हम क्यों जा रहे हैं या हमारा कुछ यहाँ पे होगा भला नहीं होगा। तो एक वो जो फेथ और जो एक सरेंडर की जो फीलिंग है, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर बहुत जो सीनियर संगत होती थी, वो ये भी बोलती थी कि बट परंतु लेकिन किंतु जो है, वो सब आप अपनी चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आओ। और इंसानी फितरत जो होती है कि अक्सर हर चीज़ में हमें एक ये रहता है, एक शक रहता है, शुबा रहता है कि अ, ये होगा कि नहीं होगा। तो जब तक वो सब चीज़ों से आप ऊपर नहीं उभरते हो, अ, वो आपका एक टेस्टिंग टाइम होता है आई वुड से। और जैसे हम कहें कि अप्रोच लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हर एक के लिए एक वक़्त निर्धारित है। वो जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आपको पता ही नहीं है वो वक़्त कौन-सा होगा। लेकिन गुरुजी महाराज वो सब देख सकते थे, वो सब वो असेस कर सकते थे और उन्होंने वक़्त आने पर मुझे 2 पुत्र दिए, जो कि अब उनमें से जो बड़ा वाला बेटा जो है वो अब 22 साढ़े 22 साल का है और छोटा बेटा मेरा 20 1 साल का है। तो वक़्त आया तो मुझे जैसे कई कई बार मैं सत्संग करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं गुरुजी ने तुम्हें 1 पे 1 फ्री दिया। तो ये भी एक कहानी है कि 1 पे 1 फ्री किस तरह मिला, वो भी एक अपने आप में पूरी एक बहुत सत्संग है कि जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ और जब मैं और अ, सिटी अंकल उसको लेके हमने सोचा अब हम इसे ब्लेस करने के लिए लेके जाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे और हमने गुरुजी के चरणों में बेटे को लिटाया, तो गुरुजी ने जो ब्लेस करना था वो सब किया और साथ ही गुरुजी ने एक बात बोली कि एक मुंडा और ले ले। तो अब मैं तो मतलब काफ़ी सकपका गई, सच बोले तो, और मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने ये बात
कैसे बोली, और मैं अपने जो एक होता है एक हमारी छोटी बुद्धि ने ये सोचा कि नहीं नहीं, अब ये पहला वाला तो काफी ट्रीटमेंट और ये वो सब चीजें थोड़ी चली मेरी उस टाइम में, और मैंने बोला कि मैं तो दोबारा से वो सब झंझटों में नहीं पड़ सकती। अब गुरुजी ने इतना बढ़िया से एक बच्चा दे दिया है, इसको हम पालेंगे। और वहां पर ऐसे कई सारे कपल्स थे जिनको गुरुजी ने सब्सीक्वेंटली ब्लेस किया बच्चों से। तो हमें ये लगता था कि सबका जितने भी हम आ रहे हैं ना गुरुजी इन सबको भी दें तो वो ज्यादा होगा, तो ये मैं लालच ना करूं। तो मैं मन में मैंने सोचा, और मैंने कभी भी हाँ नहीं भरी इस बात के लिए। लेकिन वो भी एक वक्त आया कुछ समय बाद, जब मैंने खुद गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस, हाँ कर दीजिए आप मुझे ब्लेस। और गुरुजी ने फिर मुझे ब्लेस किया, और तब मेरे दूसरा बेटा हुआ। तो 2 साल के अंतराल में ये दोनों बच्चे मेरे हैं। तो गुरुजी की, और सच बताएं संगत जी, पहले बेटे के केस में तो थोड़ा बहुत मेरा ट्रीटमेंट चला भी था, लेकिन दूसरा बेटा तो मेरा बिल्कुल ही जिसे आप कहिए कि जैसे एक नेचुरल कॉन्सेप्शन होता है, और वो भी तब जब जिस महीने गुरुजी ने कहा वो तभी मैंने कंसीव किया। तो उस तरह से मुझे ये समझ में आ गया कि गुरुजी ने जो गुरुजी देख सकते हैं आपके लिए, जो आपके लिए सबसे उचित टाइम है, वो आप नहीं असेस कर सकते। ऐसा कर पाना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो ऐसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो खुद किसी फॉर्म में आप कहें कि ही इज गॉड हिमसेल्फ। तो वो भगवान ही है जो आपके उस तरह से आपके एक लार्जर पिक्चर में आपके लिए सबसे सही समय कब है वो देख सकते हैं। तो जो जो भी गुरुजी से जुड़ते हैं वो ये चीज का तो बहुत ही जान के रखें कि वक्त जो है अच्छा वो निर्धारण करना वो गुरुजी का काम है। आपका आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अपना फेथ और एक सरेंडर की भावना के साथ अ, जुड़े रहना। तो ये तो एक सत्संग है मेरा जो मैंने आपको सुनाया, और सेठी अंकल दूसरा बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी। और तो मेरे केस में क्या हुआ कि जिस दिन मुझे बुलाया गुरुजी ने इशारा करके, तो उस दिन यकीन नहीं होता, क्योंकि 2-4 दफे पहले हुआ कि उन्होंने इशारा किया, मैं खड़ा हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं बुलाया, किसी और को बुलाया। तो जिस दिन असल में बुलाया उस दिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ, और फिर आसपास बैठे लोगों ने कहा कि तुम्हें बुला रहे। तो मैं चला गया, जाके चरण छुए, और चरण छूने के बाद मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, इत्थे क्यों आया? प्रश्न पूछा गुरु जी ने, इत्थे क्यों आया? मैं कहा गुरु जी, जैसे कि आप किसी भूखे को पूछो कि भाई क्या चाहता है तो वो फटाक से बताएगा। तो मैंने कहा गुरु जी औलाद नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि औलाद नहीं है तो हो जाएगी, फिर भज जा इत्थों, भाग जाए यहां से। अब वैसे तो गुरु जी की तरफ देखो तो मुश्किल, इतना तेज उनके चेहरे पे, और वी वर सो ओवर ऑड ऑलवेज बाय हिम। उनका एक अलौकिक रूप था, उनकी एक अलौकिक ऑरा थी, जिसके चलते हमसे हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी तरफ नजर ज्यादा देर रख सके, और उनके साथ बात कर पाना भी उस समय अनइमेजिनेबल था। लेकिन कैसे उन्होंने ही हिम्मत दी, और मैंने एकदम जवाब दिया गुरुजी भज्जन वास्ते नहीं आया। दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही स्माइल्ड, एंड वो स्माइल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल जो आज तक मैंने देखी है वही है। कहते ठीक है, फिर हर 8वें दिन आंदे रहा करो। अब 8वें दिन की माया मुझे पता थी कि मेरी ड्यूटी साइकिल 8 दिन की है, शिफ्टें चलती हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 2 ऑफ। सिर्फ पहले ऑफ में आ सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी के बाद अगर आप आओ तो अगले दिन फिर मॉर्निंग जाना है, दूसरे दिन मॉर्निंग में आओ तो फिर आफ्टरनून जाना है। और गुरुजी छुट्टी आज्ञा कब देंगे उस समय किसी को पता नहीं होता था। इट कुड बी 10:30, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, कुछ भी हो सकता था रात में।
8 दिन गुरुजी ने कहा तो हालांकि पहले ही विश्वास था कि गुरुजी जानी जान है, सब जानते हैं, ही इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीजिएंट, और विश्वास हो गया। अब वो चलता रहा। अब 99 में मेरे को शॉर्टलिस्ट किया गया एमबीए एंट्रेंस के लिए। अब वो एमबीए एंट्रेंस 1 सवा साल का कोर्स था, लेकिन उसमें घर से जाके हॉस्टल में रहना होता है। आप आ सकते हो 15 दिन में, 20 दिन में एक दफे घर, लेकिन मीनवाइल वी वर गेटिंग आवर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें तो यही संगत ने बताया था कि अपना कर्म नहीं छोड़ना आपने। गुरुजी आप पे कृपा करेंगे, पर आप अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे, आप निष्कर्म होके उनसे कृपा की आशा नहीं करेंगे। और बिल्कुल जायज बात है कि आप ही कर्म नहीं करेंगे तो गुरुजी कृपा करना चाहेंगे भी तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ट्रीटमेंट लेते थे, और उसके दौरान ये कंपनी की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग की खबर आई। हम दोनों में एज यूजुअल वार्तालाप शुरू हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हम आप एंट्रेंस देते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप 1.25 साल फिर चले जाओगे, और हमारा ट्रीटमेंट, हमारे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चाइल्ड वो और पोस्टपोन हो जाएगी। अब उस माहौल में एक ही इसका निदान सूझा कि चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। मैं गया, और जाने के बाद वहां पे क्या कहते हैं, जैसे ही शबद कीर्तन रुकता था और लंगर स्टार्ट होने में 2-4 मिनट होते थे, लोग मैट्स बिछाते थे, तो बस फिर एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि जाके फटाफट गुरुजी से कुछ बात कर लो, ऐसा हम सीख चुके थे। तो वैसा हुआ, और मैं भाग के गया गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी, मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है एमबीए एंट्रेंस के लिए, कंपनी ने किया है। मेरी पत्नी भी साथ ही खड़ी थी, तो क्या करूं? और अपनी बेवकूफ़ी और नीचता दोनों बताते हुए कहूँ कि अगर आपने, और मैंने ऐसा कहा कि अगर आपने संतान का काम अभी नहीं करना है तो ऐसा करके भूमिका से मैंने कहा। तो गुरुजी ने एक वचन किया, कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, तो एग्जाम दे दे। तो वापस लौटते समय मैंने कहा मैं एग्जाम दूंगा, तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। शी सेड कि गुरुजी भी तुम्हारी साइड हो गए हैं, लेकिन गुरुजी ने क्या करना था क्या नहीं करना था वो तो वही जानते थे, और तो कोई जानता नहीं था। तो मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद इंसिडेंटली जिस दिन रिजल्ट आना था, उस दिन हमारा तीसरा आईयूआई ट्राई करना था। डॉक्टर ने, आईयूआई एक रिलेटिवली चीपर टेक्निक होती है, और उसने पहले कह रखा था कि अगर आईयूआई नहीं कामयाब होता तो आईवीएफ करना पड़ेगा, जो कि उस समय लाखों रुपए का सौदा था, और फ्रैंकली हमारे पहुंच से बाहर था, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वो तीसरा आईयूआई हुआ, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई, और होने के बाद में मेरे को रुकना पड़ गया, और मैंने ऑफिस फोन किया। मैंने कहा मैं शायद आज नहीं आऊंगा, तो ऑफिस से कहा गया नहीं नहीं तुम्हें आ जाना है। तो मैं चला गया, किसी को कहा इनको घर ले जाने के लिए, और ऑफिस जाके पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वो बात हो गई, 2 दिन बाद संगत में जाना था, तो हम लोग गए। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी इनकी ओर देख के कहते हैं फिर ते कल्याण हो गया। मैंने कहा मैं एक बात बता रहा हूँ, और गुरुजी कह रहे हैं कल्याण हो गया। तो क्या कल्याण हो गया वो बाद में पता चलना था हमें। मैंने जाके 10 दिन बाद ज्वाइन किया। 10 दिन बाद ज्वाइन करने के बाद में पहली ब्रेक थी 1 हफ्ते के बाद, तो मैं लौट रहा था, तो शी आस्क्ड फॉर प्रेगनेंसी किट टू बी ब्रॉट, एंड इट केम आउट टू बी पॉजिटिव। और मेरी एब्सेंस में गुरुजी की कृपा से इनकी प्रेगनेंसी इतनी इजी निकली। कॉलेज के अंदर जहां पढ़ाती हैं वहां पे रहने को मिल गया, आने जाने की दिक्कत भी खत्म हो गई। और जैसे जैसे
एडवांस होता रहा गुरुजी, और कृपा करते रहे। उसके बाद इन्होंने बताया कि पहली दफे हम बड़े बेटे को लेके गए तो गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब इन्होंने कुछ हाँ ना कुछ नहीं किया। नेचुरली जिसका बच्चा 40 दिन का हो वो कैसे हिम्मत करे कि भाई वो सारा प्रोसीजर, क्योंकि अपने दिमाग में तो हमारी सोच में वही आता ना जो हम मनुष्य की छोटी सोच है। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद मेरे ट्रांसफर ऑर्डर हुए और वो चेंज ना हो। मैंने काफी रिक्वेस्ट की, घर में बहुत दिक्कतें थी, यहाँ बच्चा भी छोटा था। तो जब सब तरफ से हार गए, कोशिश कर ली, बहुत बड़े बड़े सीनियर्स को बोल दिया, उन्होंने भी मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। जाके गुरुजी के सामने माथा टेका, कहा कि गुरुजी पोस्टिंग ना वेस्ट बंगाल हो गई है। गुरुजी ने सीधे कहा जाओ फिर भात मच्छी खाओ। तो मैंने कहा जी मैं तो वो सब खाता नहीं। कहते चलो चलो छुट्टी हो गई, वेस्ट बंगाल जाओ। पूनम आंटी ने जाके माथा टेका, इसे कहते हैं पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब इसके दिमाग से एकदम क्या आया, कहती कि अगर ये चले जाएंगे गुरुजी तो मुंडा होर की में दोगे। तो मैं एक साइड पे खड़ा था, गुरुजी ने इशारा करके बुलाया दरा सेठी। अब मैं चला गया तो कहते हैं इतने टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जा तेरी ट्रांसफर कैंसिल कर दी। और हाल ये था कि मैं मैक्सिमम जिन सीनियर्स को जानता था सबसे ट्राई कर चुका था और सब मेरे को डिनाई कर चुके थे कि हम तेरा ऑर्डर नहीं चेंज करा सकते। और होता क्या है कि 2 दिन बाद मैं ऑफिस जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहां पे मेरे को होने का कोई मतलब नहीं था और जो मेरे सीनियर थे उनके होने का कोई मतलब नहीं था। वहां उनसे मुलाकात होती है, वो कहते हैं लिख के दो। मैंने लिख के उसी दिन भेज दिया और अगले दिन मैसेज आता है कि आप ज्वाइन कर लो, जहां पे आप काम पहले कर रहे थे वहीं ज्वाइन कर लो, आपके ट्रांसफर इन अबेयंस है। और मैंने ज्वाइन किया 7 जुलाई 2001 को। और उस दिन बर्थडे के फंक्शन में गए और वहां जाके नतमस्तक हो गए कि गुरुजी सबके मना करने के बाद आपका एक छोटा सा इशारा होने से सब कुछ संभव है। और अब ये जो मैंने कहा था कि भात मच्छी खाओ, गुरुजी ने जब कहा तो मैंने कहा ये तो सब मैं नहीं खाता। तो इससे रिलेटेड एक वचन आपको बताता हूँ। ये 2-3 वचन जो है मेरे को डिस्टिंक्टली याद है कि जब बड़ा मंदिर अभी फॉर्मली शुरू नहीं हुआ था, संगत होनी वहां पे बन चुका था, तो एक दिन आदेश हुआ, हम लोगों को छुट्टी दी जा चुकी थी और हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से एक सीनियर सेवादार आते हैं, कहते हैं चलो गुरुजी कह रहे हैं बड़े मंदिर चलेंगे। और बड़े मंदिर चलने का आदेश सुना हमने, गाड़ी उठाई चले गए वहां पे। और उस दिन गुरु मुश्किल से 15 या 20 लोग रहे होंगे वहां पे। और 15-20 लोगों में एक व्यक्ति खास ऐसे थे जो गुरुजी को बचपन से जानते थे और वो उनके नजदीक बैठे हुए थे। और आम तौर पे गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, हमने नहीं देखा। उस दिन उन्होंने कुछ ऐसे वचन किए जो कि मैं पर्टिकुलरली अपने तौर पे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरी अपनी बिलीफ्स को रीइंफोर्स किया और उनको और दृढ़ कर दिया। पहला वचन, जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं। मैंने अपने इस जन्म में एक दफे 2 साल के लिए नॉन वेजिटेरियन होके देखा और ऐसा महसूस किया। मेरी पत्नी ने तो कभी नॉन वेजिटेरियन टच ही नहीं किया। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में था और बार बार हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद बीमार पड़ता था। तो फादर ने कहा कि भाई तू खा ले, अदरवाइज सपोर्ट नहीं होती ये सब चीजें, और हॉस्टल के खाने के साथ इतनी हार्ड एक्सरसाइज करना मुश्किल है। खाया, लेकिन हर बार बिना देखे खाया, बिना स्मेल किए खाया, और जब दिख जाए तो मन खराब हो जाए कि ये मैं क्या कर रहा। शायद साइकोलॉजिकली मैं नॉन वेजिटेरियन हूं ही नहीं। उस दिन से पहले तक मन में एक था कि मैंने छोड़ा अच्छा किया या शुरू किया अच्छा किया, ये या वो क्या सही है क्या नहीं है।
गुरुजी का वचन हो गया, जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं। एक बार सदा के लिए फैसला हो गया। दूसरा वचन जो उसी रात को गुरुजी के श्रीमुख से सुना, वो ये था कि लोग हमारे पास आते हैं, दुनियावी चीजें मांगते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, गुरुजी गुरुजी कहते हैं, हम भी उनकी श्रद्धा देखकर उनको वो सब चीजें दे देते हैं। पर असल दात तो वो मांगता है जो कहता है कि मेरा तार परमात्मा से जोड़। उससे नीचे कुछ भी दुनियावी चीज मांगना आपकी श्रद्धा या आपकी भक्ति का बहुत छोटा फल है, ऐसा समझ में आया। तो ये भी समझ आ गया कि ऐसे कहने वाले गुरुजी ने कभी आप अपने आप को भगवान नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। अधिकाधिक वो अपने आप को महापुरुष कह लिया करते थे। ये गुरुजी कहते थे, हमने उनके मुंह से ये भी सुना है कि नाम क्या पूछते हो, जब मैं खुद ही अपना नाम भूल चुका, गुरुजी बोला करो उतना काफी। तीसरा वचन जो उसी दिन सुनने को मिला, दिन तो कहना खैर जो भी है, रात के 2:30-3 बजे की बात है। बड़े मंदिर के कालीन पे बैठे हुए थे गुरुजी भी, हम सब लोग भी बैठे हुए थे। तीसरा वचन जो सुनने को मिला वो ये सुनने को मिला कि आदमी अपनी औरत की सेवा करे और औरत अपने आदमी की सेवा करे, गृहस्थ के लिए इतना धर्म काफी है। हाँ, अगर भक्ति के मार्ग पे चलना है तो आओ आप हमारे पास, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी तीर्थ धाम पे पहुंचने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाते हो तो प्रभु प्राप्ति के लिए जाओ, अन्यथा मोटे तौर पे आप अपने परिवार की सेवा करो, पत्नी भी अपने परिवार की सेवा करे, उतना काफी। और एक वचन जो मैंने वासन अंकल को बताया था, वो पूनम आंटी से ताल्लुक रखता है, पीएचडी वाला। तो वो इनको मेरे पास बॉम्बे भेजने का एक तरीका था कि गुरुजी ने इनसे एक एब्रीविएशन पूछी थी, तो सत्संग ये खुद सुनाएंगे। तो जब ये हमारे दोनों बच्चे हो चुके थे और अंकल की एक पोस्टिंग अबेयंस में हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया कि इनकी पोस्टिंग आई और इन्हें जाना पड़ा, वो मुंबई था। और 1 साल तो ये शुरू में वहां रहे और मैं यहीं दिल्ली में ही थी। और ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन हम गए, जब ये आए हुए थे तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि पीएचडी की होंदी है, पीएचडी का फुल फॉर्म बताओ। अब मैं अपनी हड़बड़ाहट में मैंने अपना शुरू किया, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो अभी मैंने कुछ बोलना, मतलब शायद मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि इसका मतलब होता है पागल होने दा डर। तो मुझे बहुत हंसी आई कि ये गुरुजी ने एब्रीविएशन को क्या डिस्टॉर्ट कर दिया, पागल होने का डर कह दिया। खैर एनीवेज वो हमारे लिए एक मजाक की बात बनी, लेकिन बहुत जल्दी हमें समझ में आया कि ये जो पीएचडी का जो बीज था वो हमारे दिमाग में क्यों घुसाया गया। तो ऐसे एक बार सेठी अंकल जब गुरुजी के चरणों में नतमस्तक थे, तो गुरुजी ने इनको कहा कि एना नू भी नाल लेके जा। तो नहीं तो एक मुंडा होर दे देंगे। तो अब वो तो चलो गुरुजी की कई बार बहुत मतलब मजाक भी करते थे गुरुजी। तो अब हमारे लिए ये सवाल हुआ कि अगर गुरुजी ने कहा है कि इन्हां नू लेके जा, तो अब क्या तरीके से हम जाएं, क्योंकि मेरी जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ नौकरी छोड़ देती। तो क्योंकि वो भी मुझे गुरुजी की कृपा से मिली थी 98 में। तो अ, इस तरह से हुआ कि मैंने कहा कि एक ही तरीका है कि मैं पीएचडी में एनरोल हूँ
और क्योंकि हमारे जॉब में एक प्रोविजन है जिसमें हम पीएचडी में रजिस्टर होके हमें लीव सैंक्शन होती है जो कि फुली पेड लीव होती है और हम अपनी पीएचडी उस दौरान में कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा इंटरनेट का स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है। तो मैंने दोबारा से एक बार पहले ऐसे हो चुका था कि 98 के आसपास मैंने पीएचडी में एनरोल होने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं नहीं हो पाया था। वो कुछ इश्यूज आ गए और तमाम तैयारियों के बावजूद मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन जब गुरुजी ने कहा कि पीएचडी का फुल फॉर्म समझो और बताओ, और मतलब भी कुछ समझ में आया कि कुछ पीएचडी के लिए ही दोबारा से प्रयास करती हूँ, तो ऐसा हुआ कि मैंने जब कोशिश करी तो मच टू माय सरप्राइज एंड बहुत जो अनयूजुअल जो चीज हुई कि मेरा 1 महीने में ही रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि बहुत ही सुपर फास्ट। और सच बताएं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोसेस बहुत टीडियस है और बहुत कम्बरसम है, इतना इजी नहीं होता रजिस्ट्रेशन होना। लेकिन जब गुरुजी का नाम लेके रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करी तो 1 महीने में ही मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया और मुझे छुट्टी भी सैंक्शन हो गई और मैं बच्चों के साथ पीएचडी परसू करने के लिए सेठी अंकल के पास ही बॉम्बे चली गई और मैंने वहीं पे रह के अपनी पीएचडी करी। बीच बीच में मुझे दिल्ली आना होता था, दोनों बच्चों के साथ में दिल्ली आती थी और मैंने पीएचडी करी। और जो सबसे अहम बात है यहाँ पे कि जो गुरुजी ने कहा कि पीएचडी का फुल फॉर्म होता है पागल होने का डर, तो ये बात काफी हद तक यूं सच है कि लोग पीएचडी में एनरोल होते हैं और कई कई साल पीएचडी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ऐसे ऐसे हमने देखे लोग जो 5-5 साल पीएचडी करके फिर डी रजिस्टर होके दोबारा री रजिस्टर हो रहे हैं और फिर भी उनकी पीएचडी नहीं हो पा रही। तो ये अपने आप में एक काफी टफ डिग्री होती है और इसको अपने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये चैलेंज गुरुजी की कृपा से, दोनों बच्चे छोटे होने के बावजूद, ये चैलेंज जो है मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से पार किया और मैंने अपनी पीएचडी 2.5 साल के अंदर ही सबमिट कर दी। टाइम ड्यूरेशन हमें 3 साल तक की मिलती है, तो मैंने 2.5 साल में ही कर दी, जो कि काफी फास्ट थी अपने समय में। और ये सब गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हुआ कि और जो सबसे उससे भी जो बढ़िया बात है मेरे लिए कि गुरुजी ने खुद अपने हाथों से मेरी पीएचडी पे बाद में साइन भी किया। मैं लेकर गई जब मेरी सबमिट हो गई, तो वो कॉपी मेरे पास आज तक है, जो गुरुजी की बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग है मुझे। और वो उन्हीं के चलते, उन्होंने ही वो हमारे दिमाग में डाला कि ये एक रास्ता है कि आप सब साथ रहें। और जब हम बॉम्बे रहते थे तो कई बार ऐसे संगत के कई बार विजिटर्स आते थे हमारे घर और वो कहते थे कि हमें गुरुजी ने कहा है कि पूनम आंटी के घर जाओ, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। ऐसा वो बताते थे कि गुरुजी ऐसा कहते हैं कि उन्हां दे घर जरूर जाना। तो गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास हमेशा हमेशा रहते थे। और ऐसा हमने बहुत बार, तब तो बहुत एक्सपीरियंस भी किया। 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ बॉम्बे में। एक बार जो फ्लड्स आए थे जिसमें सेठी अंकल की गाड़ी फंस गई थी और ये घर नहीं लौटे और पूरा बॉम्बे लगभग लगभग बहुत मतलब बहुत ही वो एक क्राइसिस वाली रात थी। बहुत लोग गाड़ी में ही उनकी सफोकेशन से डेथ हो गई थी। बहुत लोग जो सड़क पे थे वो नालों में बह गए एंड दे कुड नॉट बी ट्रेस्ड। बहुत मतलब और पूरा अंधियारा छा गया, सारे चार्जिंग पॉइंट्स खत्म हो गया, फोन कनेक्शन कोई नहीं रह गया। सो इट वाज वेरी वियर्ड एंड द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज गुरुजी। तो मैं पूरी रात लगभग प्रे करा होगा
कि गुरुजी जहाँ पर भी ये हैं वो सेफ हों। और जब ये वापस लौटे तो इन्होंने बताया कि हमें एक ऐसी बहुत अच्छी जगह पॉइंट एक मिल गया था, हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी थी, जहाँ पे पानी नहीं था। वो थोड़ी-सी रेज़्ड रोड थी, एसवी रोड, और सब मतलब पूरा बॉम्बे सबमर्ज था, बट वो इन्हें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर इनकी गाड़ी आराम से पूरी रात खड़ी रही और ये उसमें बैठ के, एंड ऑफ कोर्स सुबह उठ के तो बहुत मुंबईकर्स ने बहुत हेल्प करी, सब लोगों को अ, खिलाया, पिलाया, सबका बहुत, आई वुड से कि इट वाज़ अ वेरी अनयूजुअल मोमेंट। तो शाम को जाके ये घर लौटे और जितनी गाड़ियाँ जो पहले घर आ गई थीं, वो सब गाड़ियाँ पानी में डूब के खराब हुईं, और जो गाड़ियाँ लोग ऑफ़िस में छोड़ के आ गए थे पार्किंग में, वो गाड़ियाँ भी पानी में डूब गई थीं। तो जितना मुझे पता है कि उस टाइम पे खाली एक एक इनकी गाड़ी थी जो कि एकदम सूखी रही और सेफ भी रहे। ये लोग उसमें सारी रात बैठे और अगले दिन ये जब सब थोड़ी सड़कें क्लियर हुई, तो ये कल अगले दिन शाम को शायद 5 बजे के आसपास लौटे। जो ऑब्वियसली एक एक समय के बाद तो मुझे खबर आ गई थी कि ये वहाँ पर बैठे हुए किसी ने इनको देख लिया था और उन्होंने मुझे आके बता दिया। तो मगर जो एक, मैं कहूँगी कि ये अपने आप में एक ऐसा, मतलब गुरुजी की प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा उस समय हमें महसूस हुई कि यही एक इकलौती गाड़ी थी जो, मतलब इंडियन ऑयल की, इनकी कंपनी की गाड़ियों में, जो वहाँ पर एक सेफ प्लेस में खड़ी हुई थी, जो जिसके टायरों को पानी ने टच भी नहीं किया उस तरह से। जबकि पूरे मुंबई में त तहस-नहस हुआ था पूरा मुंबई। So that was one moment where I know Guruji was holding our hands और हमें उन्होंने वो एक मुश्किल वक्त से निकाला। तो अ, इसका जो इंटरप्रिटेशन आप बोल सकते हो क्या? तो अगर हर उस हादसे को, हर उस कृपा को मैं बखान करने लगूं तो शायद 1-2 घंटे और लगेंगे। पर बहुत गुरुजी जैसे सत्संग करते हुए कहते थे, चल सत्संग कर, शॉर्ट इज करी। तो मैं शॉर्ट में ही 1-2 इंस्टेंसेस आपको और बता देता हूँ कि पीएचडी की बात पूनम आंटी ने की, तो इनके पीएचडी का जो प्रेजेंटेशन होना था, प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन, वो 11 जुलाई 2006 को होना। और 7 जुलाई को चूंकि गुरुजी का बर्थडे होता है, तो इनके साथ बॉम्बे से मैं भी आया, और आने के बाद में मैंने कहा कि गुरुजी का जन्मदिन अटेंड करके मैं अगले दिन चला जाऊं। लेकिन इतनी भीड़ वाला दिन और बड़े मंदिर का माहौल, जहां पे ज्यादातर लोगों को माथा भी नहीं टेकने दिया जा रहा था और कहते चलो चलो दूर से ही हाथ जोड़ो और आगे चलो, और उस माहौल में मैं सामने आया गुरुजी के, गुरुजी हाथ के इशारे से बुलाते। मैं बहुत हैरान, तो मैं गया, सिर्फ एक वाक्य का आदेश दिया गुरुजी ने, कहा गुरु पूर्णिमा नु हाजिरी लगानी। गुरु पूर्णिमा 11/6 को थी। अब 11/6 को हाजिरी लगानी है, 11/7 को हाजिरी लगानी है, ये आदेश हो गया, तो आदेश का पालन तो करना है। बाहर आ गए, वापस लौट रहे थे, तो मैंने बताया भी ऐसे ऐसे आदेश हुआ, अब सारी टिकटें आगे जाएंगी और 11/7 को यहाँ पे आना है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने बुलाया है। तो जैसे होता है कि भाई पति पत्नी जब ऐसा कुछ हो जाता है तो एक दूसरे से चुटकी भी लेते हैं, तो पूनम आंटी ने चुटकी ली कि क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन अभी बनी नहीं है और आपको ज्यादा बनानी आती है, उसके लिए गुरुजी ने आपको रोका है ताकि आप मेरी मदद करो। अब मैंने मन ही मन सोचा, बहस करने का कोई लाभ नहीं है, एक ऐसा कार्य जिसमें पत्नी भी खुश और गुरुजी का आदेश भी पालन हो रहा है, उससे अच्छा तो कोई कार्य हो नहीं सकता। तो 3 दिन मैंने इनकी प्रेजेंटेशन पे इनके साथ लग के मेहनत की। करने के बाद में दिन में प्रेजेंटेशन हुई, बहुत बढ़िया गई। वहीं पे सब लोगों ने काफी प्रेज किया और ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
और शाम को गए गुरुजी के दरबार में, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था, फिर उतनी ही भीड़ जितनी जन्मदिन के फंक्शन में थी। अब सामने से गुजरते हुए मैंने सामने रुक के 2 बार नमस्कार किया, उम्मीद में कि गुरुजी ने खुद रोक के बुलाया है तो मे बी ही एक्नॉलेजेस या एक निगाह देखे तो सही। पर उन्होंने नहीं देखा और मेरे को लगा कि यार मतलब जैसे थोड़ी हताशा होती है, हताशा लिए हुए मैं बाहर निकला। आदेश हुआ कि लंगर करने के बाद वापस अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, आप छुट्टी करके जा सकते हैं। तो मोबाइल तब भी ऑफ करते थे अंदर मंदिर में, अब भी करते हैं। तो बाहर आके मोबाइल ऑन किया तो कितने ही मैसेजेस आए हुए, कितने ही मिस्ड कॉल्स आई हुई। और मैसेज मैंने पहला पढ़ा तो वेयर आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि मतलब लोग ये सब पूछ रहे हैं। आप लोगों में से जिन लोगों को संशय शक शुबा करने की है, क्या कहते हैं, या चीजों का फैक्ट चेक करने की वो है, आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन बॉम्बे में हमारे ऑफिस जो कि बांद्रा में है, और बांद्रा से लेकर अगले 3 स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और अगर मैं वहां होता तो बहुत संभावना थी कि उससे प्रभावित हो जाता। उस दिन गुरु पूर्णिमा के लिए रोक के सिर्फ पत्नी की मदद नहीं करवाई, प्राण रक्षा भी की। और आज के लिए इतना है। और आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई यकीनी तौर पे मैं नहीं कहता कि मैं बता पाऊंगा। जय गुरु जी।